फाउंटेन ऑफ यूथ मूवी की कहानी स्टार्ट होती है मलेशिया से, जहां हम ल्यूक को देखते हैं। ल्यूक ने एक पेंटिंग चुरा के अपने पीछे रखी हुई थी, लेकिन उसके पीछे कुछ लोकल गैंग्स के बंदे पड़े हुए थे। वो बार बार उससे पेंटिंग वापस लेने के लिए कहते हैं और उसे कॉल्स भी कर रहे थे। लेकिन ल्यूक स्मार्ट होता है, वो अपनी स्कूटी अचानक से रोक देता है और कुछ गैंग वालों से टकरा जाता है। फिर वो उन गलियों से निकलकर रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाता है। वहां से ट्रेन लेके वो अपने दुश्मनों से बच जाता है। रात को जब ल्यूक सोता है तो उसे एक सपना आता है, जिसमें वो एक गोल्डन चमकती हुई प्लेट को देखता है। ऐसा लगता है जैसे वो प्लेट ल्यूक से कुछ कह रही हो। फिर अचानक से उसकी आंख खुल जाती है और उसके सामने एस्मे बैठी होती है। एस्मे कहती है कि तुम सपने में बहुत ज़्यादा बोलते हो, अब जो पेंटिंग तुमने चुराई है वो मुझे दे दो, क्योंकि वो पेंटिंग मुझे अपने बॉस को देना है। लेकिन ल्यूक उसे मना कर देता है। फिर एस्मे कहती है कि अगर तुम मेरे लोगों से बचना चाहते हो तो चुपचाप पेंटिंग मुझे दे दो। लेकिन ल्यूक एस्मे को थोड़ा डराने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मेरे आसपास जो तुम लोग देख रही हो ये तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। लेकिन एस्मे पर इन सब का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तो ल्यूक यहाँ से भागने की प्लानिंग करता है, पर उसकी प्लानिंग फेल हो जाती है। और फिर उन दोनों के बीच थोड़ी फाइट हो जाती है और आखिर में वो एस्मे को एक कमरे में बंद करके ट्रेन से भाग जाता है। फिर वो अपने एक दोस्त को कॉल करता है और उसका दोस्त बोलता है कि यहाँ से 1 घंटे की वॉक पर एक बस स्टैंड है, तो तुम बस का यूज़ करके इस जगह से निकल सकते हो। तभी सीन चेंज होता है और हमें शार्लेट दिखाई जाती है। एक्चुअली वो ल्यूक की बहन होती है। शार्लेट एक बड़े म्यूजियम में काम करती है, जहां वो रोज पेंटिंग साफ करती है, उन्हें इंस्पेक्ट करती है और म्यूजियम आने वाले बच्चों को गाइड करती है। और फिर वो म्यूजियम के अंदर अपने भाई ल्यूक से मिलती है और घबरा जाती है। वो कहती है कि इतने सालों के बाद तुम कैसे वापस आ गए। फिर वो दोनों बचपन की कुछ बातें करते हैं, जिसमें ल्यूक बताता है कि उसके फादर एक खोजी थे, मतलब ढूंढना उनका शौक था और हम भी उन्हीं का खून हैं। फिर ल्यूक शार्लेट को बताता है कि एक पेंटिंग है जिसमें कुछ स्पेशल फिलोसॉफिकल बातें छुपी हैं। शार्लेट पूछती है कि वो पेंटिंग कौन सी है और वो कहाँ है। इतने में ही ल्यूक ने बातों बातों में उसके सामने से एक पेंटिंग चुरा ली और जब शार्लेट समझ पाई तब तक ल्यूक वो पेंटिंग चुरा के भाग चुका था। अब शार्लेट ल्यूक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक पुलिस भी वहां आ जाती है। अब उसे भी ल्यूक की गाड़ी में बैठ के वहां से भागना पड़ता है और फिर ल्यूक उसे पूरे शहर में घुमाता है। फिर ल्यूक पुलिस को चकमा देकर एक ट्रेलर में छुप जाता है। वहाँ कुछ लोग होते हैं जो पेंटिंग चेक करते हैं और बताते हैं कि वो असली है या नकली। फिर हमें पता चलता है कि जो पेंटिंग उसने चुराई है वो एक्चुअली में नकली है। अब उसे पेंटिंग वापस रखनी पड़ती है। तब ल्यूक अपनी बहन शार्लेट को गहरी सांस लेने को कहता है और फिर उसके नाक में क्लोरोफॉर्म छिड़क देता है। जब शार्लेट की आंख खुलती है तो वो अपने आप को अपने ही म्यूजियम में पाती है और पेंटिंग भी वहाँ पड़ी होती है। लेकिन तब तक पुलिस आ जाती है। अब इंस्पेक्टर जमाल कहता है कि तुम्हारा भाई चोर था और तुम भी चोर हो। शार्लेट कहती है कि अगर मुझे चोरी के बारे में थोड़ी भी खबर मिलती है तो सबसे पहले मैं आप ही को बताऊंगी, क्योंकि मुझे अपना भाई पसंद नहीं है। इंस्पेक्टर कहता है ठीक है, देखेंगे, लेकिन अभी के लिए तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। थकी हारी शार्लेट अपने घर जाती है, जहाँ उसका बेटा होता है। उसका हस्बैंड बड़ा एडवोकेट होता है और बेटा म्यूजिक में कुछ नया करना चाहता है। शार्लेट बताती है कि उसकी जॉब चली गई है, तो हस्बैंड कहता है कि ठीक है, तुम अपने भाई से जाके बात करो। फिर शार्लेट ल्यूक के पास जाती है और उसकी पूरी टीम को देखती है। उसकी टीम में ओवन होता है जो काफ़ी अमीर है, मैकेल होती है जो नक्शे को अच्छे से पढ़ना जानती है, और मिस्टर प्रेगर है जो कि कंप्यूटर एक्सपर्ट होता है, और आखिर में खुद ल्यूक होता है। तो शार्लेट पूछती है कि ये सब चोरियां और चकारियां क्यों कर रहे हो, रीज़न क्या है। तब ओवन बताता है कि उसे कैंसर है, वो मरने वाला है और वो इतना अमीर है कि शहर की ज़्यादातर चीज़ें खरीद सकता है। उसके दोस्तों ने उसे बताया है कि दुनिया में अभी भी एक फाउंटेन ऑफ यूथ नाम का अमृत है जो मरने से बचाता है, लेकिन इसे पाने के लिए बहुत सारे कोड सॉल्व करने पड़ेंगे। ये कोड्स अलग अलग देशों की पेंटिंग्स में छुपे हुए हैं। इन पेंटिंग्स को वो चुरा कर अलग अलग शहरों के अलग अलग सिटीज़ से लाए हैं। जब वो इन पेंटिंग्स को मिला के देखेंगे तो सीक्रेट अल्फ़ाबेट मिलेंगे, जो हमें उस किताब तक ले जाएंगे जिसमें फाउंटेन ऑफ यूथ की लोकेशन लिखी है। शार्लेट जो अपने पापा की तरह खोजी बनना चाहती थी पर कभी मौका नहीं मिला, तो अब वो ल्यूक के कहने पर उसकी टीम ज्वाइन कर लेती है। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जो लास्ट पेंटिंग उन्होंने चुराई होती है वो असली नहीं थी, एक्चुअली में वो नकली थी, मतलब असली पेंटिंग से मिलती जुलती थी, पर उसमें कोई सीक्रेट कोड नहीं था। फिर सीन शिफ्ट होता है शाम के टाइम, जहाँ ल्यूक एक पुरानी बुक पढ़ रहा होता है। तभी एस्मे उसके पीछे से आती है और कहती है कि मलेशिया में तुम मुझसे बच के भाग गए थे, लेकिन यहाँ से कैसे भागोगे। ल्यूक पूछता है कि तुम किसके लिए काम करती हो। वो कहती है कि वो मिस्टर एडलर के लिए काम करती है। एक्चुअली में वो वही इंसान है जिनको सब कुछ पता है कि तुम जो ढूंढ रहे हो वो कहाँ और कैसे मिलेगा, और मिस्टर एडलर को वो फाउंटेन ऑफ यूथ चाहिए, क्योंकि उनसे ज़्यादा ज़रूरत इसकी किसी को भी नहीं है।
फिर वो कहती है कि वो ल्यूक को पकड़ ही लेगी, अब चाहे वो कहीं पर भी जाए। नेक्स्ट डे ल्यूक अपनी सिस्टर शार्लेट के बेटे थॉमस के छोटे से प्रैक्टिस सेशन में पहुंचता है। थॉमस पियानो बजा रहा होता है क्योंकि उसे म्यूजिक का बहुत शौक है। इसी बीच ल्यूक शार्लेट को राजी कर लेता है और वो उसके नेक्स्ट मिशन के लिए रेडी हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है पैसिफिक ओशन में, जहां ये लोग आयरलैंड के पास एक बड़े शिप तक पहुंच जाते हैं। आयरलैंड में मिस्टर वेंडरबिल्ट की फैमिली एक बड़े शिप पर जा रही थी और ये मिस्टर वेंडरबिल्ट वही इंसान हैं जिनकी बुक ल्यूक उस दिन पढ़ रहा था एस्मे से मिलने से पहले। और मिस्टर वेंडरबिल्ट की फैमिली जब उस बड़े शिप से जा रही थी तो वो एक्चुअली में डूब गया था। उस शिप में वो स्पेशल पेंटिंग भी थी जो उन पेंटिंग्स में से एक इम्पॉर्टेंट पेंटिंग थी। तो अब ल्यूक की टीम छोटे छोटे बोट्स उस शिप के पास नीचे की तरफ भेजती है और उनमें एयर बबल्स लगाती है। फिर शिप के एक हिस्से को वाटर सरफेस तक लाया जाता है और तब शार्लेट और ल्यूक वाटर कॉस्ट्यूम्स पहनकर शिप के उस हिस्से तक जाते हैं जहां मिस्टर वेंडरबिल्ट की तिजोरी रखी थी। रास्ते में उन्हें पुराने खजाने जैसी कुछ चीज़ें भी दिखाई देती हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एस्मे की टीम भी वहां पहुंच चुकी होती है। मगर एस्मे की टीम के यहाँ पर आने के बाद भी ल्यूक की टीम ने मिस्टर वेंडरबिल्ट की तिजोरी ढूंढ ली थी और उससे खोलकर स्पेशल पेंटिंग भी चुरा ली थी, जिससे वो लास्ट अल्फ़ाबेटिकल कोड को सॉल्व कर सके। और अब दोनों टीम्स के बीच एक अच्छी खासी फाइट शुरू हो जाती है। एक वक्त ऐसा भी था जब एस्मे शार्लेट को गोली मारी देती, पर ल्यूक के कहने पर वो उसे छोड़ देती है। फिर दोनों के बीच झगड़ा होता है और वो लोग कैसे न कैसे करके उस जगह से बच के निकल जाते हैं। फिर अपनी बोट में बैठ के पैसिफिक ओशन के खतरनाक हिस्से से उन बदमाशों से छुटकारा पाते हैं। अब बारी थी उन 6 अल्फ़ाबेट्स को जोड़ने की, पर अभी भी काफ़ी दिक्कत आ रही थी और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तब उन्हें याद आता है कि पुराने टाइम में वी का मतलब कुछ अलग होता था, यानी कि वी का मतलब होता था डब्लू। और जब सारे अल्फ़ाबेट्स को मिलाया जाता है तो एक शब्द बनता है जिसका नाम होता है विकेड। और अब उन्हें विकेड बाइबल तक पहुंचना था जो एक्चुअली में ऑस्ट्रिया में रखी हुई थी। पर इससे पहले कि वो वहां के लिए निकल पाते उनकी लोकेशन पर जमाल आ जाता है। साथ ही मलेशिया का छोटा शूटर कासिम भी आ जाता है। कासिम ल्यूक से बोलता है कि मैं इतना स्मार्ट नहीं था कि तुम्हें ढूंढ पाऊं, पर जमाल बड़ा स्मार्ट निकला। जमाल ने तुम्हारा पीछा किया और मैंने जमाल का, और इस तरह से मैंने तुम्हें आखिर में ढूंढ ही लिया। फिर वो कहता है कि पेंटिंग मुझे दे दो क्योंकि वो मुझे अपने बॉस को देनी है, और हाँ, तुम्हारे अल्फ़ाबेटिकल कोड के बारे में भी मुझे बता दो क्योंकि मैं भी इस मिशन में शामिल होना चाहता हूँ। लेकिन ल्यूक काफ़ी चालाक होता है, वो अपनी इतनी मेहनत से चुराई हुई पेंटिंग को इन लोगों के हाथ में नहीं देना चाहता था। इसलिए वो कहता है ठीक है, तुम्हें पेंटिंग चाहिए तो मैं तुम्हें दे देता हूँ, और वो जाके सीधा म्यूजिक का वॉल्यूम फुल कर देता है। और पुलिस वाले भी बहुत स्मार्ट थे, जिनके भी हाथ में बंदूक थी वो सब गैंग मेंबर्स को रोकने लगे। अब पुलिस और ये लोग मिलके एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। पीछे से ल्यूक और उसकी टीम वहाँ से छुपके से निकल जाती है। अब रात के टाइम ल्यूक को एक बुरा सपना आता है जिसमें वो एक काले रेगिस्तान में था और एक सुनहरे ग्लास को देख रहा था जिसमें वाटर ऑफ यूथ था। वो पानी को पीने जा रहा था, पर फिर उसने अपनी बहन और उसके बेटे का एक विजन देखा, इसलिए उसने पानी वापस रेत में डाल दिया। जब वो होश में आता है तब उसके सामने शार्लेट बैठी होती है और वो उससे कहती है कि तुम नींद में कितनी बकवास करते रहते हो, शांति से सो भी नहीं सकते। और अब पूरी टीम ओवन के पर्सनल चार्टर प्लेन में बैठकर ऑस्ट्रेलिया जा रही है, जो एक्चुअली में वियना में है। अब जब पूरी टीम वियना पहुंची थी विकेट बाइबल पढ़ने के लिए, तब थॉमस भी वहां था जो ओवन के साथ कॉफ़ी एंजॉय कर रहा था। थॉमस उससे पूछता है कि तुमने कहा था कि तुम बहुत अमीर हो, तो मुझे बताओ तुम एक्चुअली में कितने अमीर हो। फिर ओवेन अपने बारे में बताता है कि उसके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं और उसके पास कितने लोग हैं जो उसके लिए काम करते हैं, और एक्चुअली में उसके पास पूरे दुनिया भर में कितने मेंशंस हैं। ये सब सुन के थॉमस की आंखें खुली की खुली रह गईं और वो कहता है कि तुम तो एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा अमीर हो। दूसरी तरफ ल्यूक की टीम जब विकेट बाइबल तक पहुंचती है तो वो बाइबल बहुत ही खास होती है। ये पुराने ज़माने की बाइबल थी जिसे बहुत लोग रिजेक्ट कर चुके थे क्योंकि इसमें कुछ अजीब और झगड़े वाली बातें लिखी थी। पर ल्यूक की टीम को बस ये पता करना था कि फाउंटेन ऑफ यूथ का रास्ता क्या है, और उनके लिए बाइबल की बातें मैटर नहीं करती थी। जब ये लोग बाइबल को पढ़ रहे होते हैं तभी एस्मे अपनी टीम के साथ आ जाती है और ल्यूक और एस्मे के बीच एक अच्छी फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन लाइब्रेरी के रूल्स की वजह से वो ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करते, सिर्फ उनके बीच थोड़ी बहुत हाथापाई होती है। दूसरी टीम जो बाइबल को स्कैन कर रही होती है उन्हें पता चल जाता है कि एस्मे की टीम आ गई है, तो वो लोग नीचे के दरवाजे में एक बॉम्ब लगा देते हैं जो एक तरह से लाइब्रेरी को डैमेज तो नहीं करेगा लेकिन नीचे का दरवाज़ा खोल देगा, ताकि वो लोग आसानी से उस रास्ते का यूज़ करके यहाँ से बच के जा सके। इस ट्रिक से वो ऑस्ट्रिया में अपनी जान बचाकर निकल पाते हैं। फिर सब लोग सोच रहे होते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी बाइबल में से वो कोड नहीं मिला जो उन्हें चाहिए था।
तभी वहां बैठा थॉमस ध्यान देता है कि ये जो वर्ड्स हैं वो म्यूजिकल नोट जैसे लग रहे हैं। तब वो अपने लैपटॉप को निकालता है और उसमें एक ट्यून बनाने लगता है और ये चीज़ थॉमस को बहुत पसंद आती है। तो बेसिकली ये धुन जिसने बनाई थी वो एंशिएंट इजिप्ट के आर्कियोलॉजिस्ट थे, और अगर इजिप्ट के आर्कियोलॉजिस्ट ने बनाई है तो ज़रूर वही लोग होंगे जिन्होंने गीज़ा का पिरामिड भी बनाया होगा। अब उनको अपना नेक्स्ट क्लू मिल गया था, तो ये लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं गीज़ा के पिरामिड के पास से। फिर सीन शिफ्ट होता है और एस्मे मिस्टर एडलर से मिलती है। मिस्टर एडलर एल्सा से कहता है कि लाइफ में कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं, उन्हें बदला नहीं जा सकता। जो किस्मत में लिखा होता है वो मिलेगा ही, पर प्रॉब्लम ये है कि वो बंदा सही होगा या गलत। फिर वो उसे एक त्रिशूल देता है और कहता है कि ये तुम रख लो, आगे चलकर ये तुम्हारे काम आएगा। फिर ओवेन अपने हेलीकॉप्टर में सबको गीज़ा के पिरामिड ले आता है। उनके पास एक स्कैनर भी था जो पिरामिड के अंदर के सब सीक्रेट चैम्बर्स का मैप दिखा रहा था। फिर ये लोग पिरामिड के नीचे जाने लगते हैं। वहाँ के गाइड, जो नॉर्मल गाइड था, कहता है कि यहाँ दरवाज़ा बंद है, तुम लोग और कहाँ जा रहे हो। तब ओवेन बताता है कि अगर ये वॉल यहाँ है तो इसके नीचे ज़रूर एक सीक्रेट चैम्बर मिलेगा। गाइड मना करता है तो ओवेन उसे गोली मार देता है। ये सब देखकर बाकी टीम थोड़ी डर जाती है और उन्हें ओवेन की डेंजरस प्लान समझ नहीं आ रहे थे। अब ओवेन ने पिरामिड के बाहर पूरी सिक्योरिटी लगा रखी थी, चाहे कोई भी मुसीबत आए, एस्मे की टीम हो या जमाल की, सबको फेस करने के लिए वो लोग तैयार थे। जब जमाल भी अपनी टीम के साथ पीछा करते करते बहुत सारे पुलिस वालों को यहाँ ले आया था तो दोनों टीम के बीच एक ज़बरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। ये फाइट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी और बहुत ही ज़्यादा इंटेंस भी थी, क्योंकि यहाँ पे इतनी धूप में गोलियाँ चल रही थी। दूसरी तरफ ये लोग उस सीक्रेट जगह के नीचे जाके एक चैम्बर तक पहुंचे जो उनके पुराने राजा यानी कि फेरो की कब्र थी। एक्चुअली एंशिएंट कल्चर में एक डेड बॉडी को ऐसे ही दफनाया जाता है। इसके अलावा वहाँ एक बहुत भारी दरवाज़ा था जो कब्र पर लगा हुआ था, इतना भारी कि उसे काफ़ी सारे लोग मिलकर भी खोल नहीं पाते। अब ये लोग सोच रहे थे कि यहाँ तक तो आ गए, लेकिन आगे का रास्ता उस दरवाजे के नीचे है जो खोल नहीं सकते। पुराने लोग इतने भारी पत्थर को कैसे हटा पाते होंगे। तभी थॉमस की नज़र एक पुराने ड्रम पर पड़ती है। वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो मेटल का बना होता है और उसमें अलग अलग होल्स होते हैं जो अलग अलग म्यूजिक नोट्स बनाते हैं। जब थॉमस उस ड्रम को बजाता है तो म्यूजिकल वेव्स वहाँ के मेटल सरफेस से टकराकर वाइब्रेशंस क्रिएट करती हैं। जैसे ही वाइब्रेशंस होती हैं, नीचे वाला भारी दरवाज़ा हल्की मिट्टी की तरह हिलने लगता है और फिर वो दरवाज़ा खुल जाता है। जब ये लोग दरवाज़ा खोल के नीचे गए तो उन्हें एक बहुत बड़ी खाई यानी कि बहुत बड़ा गड्ढा दिखता है। अगर वो लोग उसमें जंप करते तो ऑन द स्पॉट मारे जाते, लेकिन नीचे एक फाउंटेन भी था जो बिल्कुल सूखा था, बस उसमें थोड़ा बहुत ही पानी बचा था। तभी ल्यूक को पास ही में एक ब्लू कलर का स्टोन दिखाई देता है जो दरवाजे की चाबी या डोर जैसा हैंडल लग रहा होता है। तो ल्यूक उस ब्लू कलर के स्टोन को घुमाता है और ज़मीन के नीचे से सीढ़ियाँ निकलने लगती हैं। जब टीम नीचे पहुंचती है तो उन्हें एक बड़ा गड्ढा दिखाई देता है जिसके नीचे वही सूखा हुआ फाउंटेन था। फिर ल्यूक कहता है, यही पानी ओवन तुम्हें पीना था, इसी के लिए तुम यहाँ आए हो। ओवन कहता है कि मैं तो ट्राई करना चाहता हूँ, मगर मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले तुम इसे ट्राई करो, और वो उसे शूट कर देता है। अब इस पानी में इतनी ताकत होती है कि ये हर घाव को भर देता है और इंसान को अमर बना देता है। अगर ल्यूक को अपनी जान बचानी है तो इस पानी को तो पीना ही पड़ेगा, नहीं तो वो यहीं पर मर जाएगा। तभी शार्लेट को दीवारों पर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है जिसमें लिखा था कि ये पानी अमृत जैसा है, लेकिन इसके साथ शराब भी है जो ज़िंदगी भी ले सकता है। अब ये सब जानने के बाद शार्लेट ल्यूक को मना करना चाहती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो शायद जो ओवन है वो उसे भी गोली मार देता। जब ल्यूक फाउंटेन के बीच में आता है तो उसकी खून की एक बूंद पानी में गिरती है। जैसे ही पानी को पता चलता है कि उसके आसपास कोई है तो वो अपना रूप बदल लेता है। देखते ही देखते इस पानी में काफ़ी ज़्यादा शक्ति आ जाती है और पूरा फाउंटेन भर जाता है, और इतनी ताकत होती है इस फाउंटेन में कि एक भारी इंसान को भी हवा में उठा लेता है। अब जब ल्यूक पानी पीने ही वाला होता है तभी उसके दिमाग में पुरानी यादें आने लगती हैं, उसके सपने जहां उसने अपनी बहन और उसके छोटे बच्चे को देखा था। वो देखता है कि अगर उसने ये पानी पी लिया तो उसकी बहन और उसका छोटा बेटा बूढ़े हो जाएंगे, क्योंकि इसके साथ एक शर्त भी थी, और वो ये थी कि जब तुम इतनी शक्तियाँ लेते हो तो बदले में तुम्हें अपने किसी खास को खोना पड़ता है, और उसके लिए उसका सबसे खास उसकी बहन और उसका बेटा था। अब ल्यूक पानी पीने से मना कर देता है, लेकिन उसे पता चल गया कि ये फाउंटेन सच में है और ये किसी को भी अमर बना सकता है। यहाँ पर ओवेन, जिसे इमॉर्टल बनने की चाहत थी, वो सीधा फाउंटेन में कूद जाता है। वो चाकू का इस्तेमाल करके अपने हाथ को काट लेता है और उसकी खून की बूंदें पानी में मिल जाती हैं। जो चीज़ें ल्यूक के साथ हुई थी वो अब ओवेन के साथ भी होने लगती हैं। धीरे धीरे ओवेन की आंखें भी ग्लो करने लगती हैं, लेकिन जैसा कि श्राप में लिखा था कि किसी खास को कुर्बान करना पड़ेगा, तो ओवेन के लिए यहाँ पर कोई खास आदमी मौजूद नहीं था, बल्कि वो खुद अपने लिए ही सबसे ज़्यादा खास था।
तो जब वो पानी की कुछ बूंदें पीता है तो श्राप उस पर हावी हो जाता है। धीरे धीरे वो बूढ़ा होने लगता है और अपनी आंखों के सामने अपने ही आप को मरता हुआ देख पाता है। इसी बीच जमाल भी यहाँ पर पहुँच चुका होता है और जैसा मिस्टर एडलर ने कहा था कि कोई ना कोई फाउंटेन का पानी पिएगा, अगर कोई गलत पी गया तो ये त्रिशूल तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता दिखाएगा। एस्मे ने वो त्रिशूल पिरामिड की दीवारों में लगा दिया और उसकी मदद से वो लोग पिरामिड के पूरे तबाह होने से पहले नीचे से निकल गए। जब ये लोग बाहर जिंदा निकलते हैं तो बहुत खुश होते हैं और जो लंबे समय से उनकी तलाश चल रही थी वो यहीं पर ख़त्म हो जाती है। और जमाल जो सोचता था कि ल्यूक बड़ा चोर है, लेकिन अब वो पूरी सच्चाई समझ लेता है और ल्यूक को छोड़ देता है। वहीं एस्मे भी कहीं ना कहीं ल्यूक को पसंद करने लगती है और इसी के साथ फाउंटेन ऑफ यूथ मूवी की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।